सर मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? अब बताइए देश की जनता को। श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का कारण है नहीं। मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा मान्यवर अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है माननीय, मालूम है इनको? अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो, ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे, तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो। केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। पर ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। प्लीज नो, माननीय गृहमंत्री जी। गौरव जी बैठ जाइए, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। प्लीज, अरे भैया प्लीज मेरी बात सुनो ना। माननीय गृहमंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा होना, आप बैठ जाइए प्लीज। नो,
ये तरीका नो मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठे। हर आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आप लोगों को? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गया, बैठ जाओ। मान्यवर 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। हुडा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू करते। मान्यवर ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। मान्यवर देश की जनता मानती है इसको। और दूसरी बात जब चुनाव आयोग को भी लगा कि सच्चे झूठे आरोप होते हैं, तो इस पर रिसर्च की एक प्रक्रिया हुई। मानेगा 5 साल रिसर्च के बाद वीवीपीएटी की इंट्रोडक्शन हुआ। ये वीवीपीएटी क्या है? मैं जब वोट दबाता हूं तो समझ गया दादा, धन्यवाद मान्यवर। मैं जब वोट दबाता हूं तो मैंने कमल के निशान पर वोट दबाया, तो पास में एक पर्ची निकलती है कि आपका वोट कमल के निशान पर रजिस्टर्ड हो गया है। फिर भी आरोप हुए कि पर्ची वाले ये 2 अलग होते। तो चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि 5% ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम कंपेयर होंगे। तो मशीन खुला, इसमें 396 वोट मिले। तो वीवीपैट में कितने वोट मिले, तो 396 है या नहीं है, ये 5% मशीनों में मिलता है। मान्यवर मैं आंकड़े लेकर आया हूं चुनाव आयोग को पूछकर आज कि कितने वीवीपैट और मशीन का मिलान नहीं हुआ। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है, एक में भी एक भी वोट का बदलाव नहीं। और ये जब मतगणना होती है तब उनके पोलिंग एजेंट बैठते हैं मान्यवर, परिणाम पर वो साइन करते हैं। दोनों प्रकार के मशीन के और वीवीपीएटी के परिणाम पर भी साइन करते हैं मान्यवर। और ये इस पर आरोप लगा रहे हैं मान्यवर। अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त वाईफाई नहीं थी। सबसे पहली बात 2004 में वाईफाई आ चुकी थी, मगर फिर भी चलो मान लो, आरोप लगाते गए। ईसीआई ने 2009 में एक छेड़छाड़ के आरोप पर भाग लेने के लिए 10 राज्यों में 100 ईवीएम लगाई गई। सब लोगों ने प्रयास किया, 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया। फिर भी आरोप लगाए तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए मान्यवर। ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते मान्यवर। मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा मान्यवर। फिर ये सब हो रहा
कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर रहा, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है। आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते हैं। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मानसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से तो बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही?
आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता? गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता? इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होता है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश, और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर। आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं मान्यवर। कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए, और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया, और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम इंदिरा गांधी जी ने, और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं। वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया, और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए, और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहां तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला।
और वो जनता के फैसले को